आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सब आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ है। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोग बहुत आगे तक बढ़ चुके होंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी लेट हो गया मेरे को अपलोड करने में, कुछ रीज़न्स थे मेरे अपने। ठीक है, तो आज जो होगा एक बहुत ही छोटा टॉपिक मैं डील करूँगा, जो कि है क्या, क्यू मीटर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आज इसको हम एकदम इन ब्रीफ देख लेते हैं, जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है और जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग क्या करते हैं, इसका थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर और डिले नहीं करके आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो बेसिकली क्यू मीटर क्या होता है कि क्यू मीटर एक ऐसा मीटर होता है ना कि ये हमारा क्या करता है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर ये मेजर करता है। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है। क्वालिटी फैक्टर आप लोग पूछेंगे कि क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को क्वालिटी फैक्टर पहले ही बताया कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। कोई भी मेरा इंडक्टर या कैपेसिटर का ये एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बोलता है कंपेयर टू एनर्जी डिसिपेशन, इसमें कितना होता है। बेसिकली मैं क्या बोला कि एल और सी का क्यू फैक्टर क्या बोलता है हमको, एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी बोलता है। जितना अच्छा हमारा इंडक्टर या कैपेसिटर का क्यू फैक्टर होगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा। ठीक है, तो क्यू मीटर हमारा क्या करता है, क्यू फैक्टर को मेजर करता है, क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली काम किस पे करता है, सीरीज रेजोनेंस के प्रॉपर्टी में ये काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। तो अब सीरीज रेजोनेंस क्या होता है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर मेरा सर्किट हो, ठीक है, तो हमारा रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस मतलब क्या होता है, रेजोनेंस इज दैट कंडीशन when the complex circuit is real. Real मतलब क्या, is the condition when the impedance of complex circuit is real. ठीक है, इम्पीडेंस अगर रियल हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट को ये बोल रहा है मेरा। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जब मेरा कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है वो अगर प्योर रेजिस्टिव हो जाए, तो तब क्या होता है, मेरा रेजोनेंस कंडीशन आता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस जो होगा कोई भी सर्किट का, वो क्या हो, अगर ज़ीरो हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये मेरा रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो देखिए, ये वाला जो मेरा सर्किट है, अगर मैं ये जो V है, ये बेसिकली वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस क्यों लगाया हूँ, L के अक्रॉस भी लगा सकता था, R के अक्रॉस में भी, इसलिए मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्ट मीटर को लगाया है, क्योंकि मेरा जो कैपेसिटर है, आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटर की कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज चेंज एकदम इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है। ठीक है, सडन चेंज इन वोल्टेज जो होता है वो हमारा कैपेसिटर में नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर को कैपेसिटर के पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं ये सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा मेरा, Z इज इक्वल टू R प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/j⍵c। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। इसको अगर फर्दर थोड़ा सा लिख लूँ तो कैसे लिखूँगा मैं, j⍵l माइनस 1/ω⍵c ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बोला, एट रेजोनेंस कंडीशन हमको क्या पता होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस इज जीरो। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस को अगर मैं इक्वेट टू जीरो कर दूं, तो ये रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको मैं ओमेगा नॉट से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1/ω0c, विच इम्प्लाइज
ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, विच इम्प्लाइज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। प्लस माइनस होता, लेकिन मेरा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले कंडीशन को लिया है। ठीक है, तो मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आया, √L/C। और अगर मैं f की बात करूं तो ये मेरा क्या होगा, 2π/√LC हर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक बात बताइए, जब मैं देख रहा हूँ, अगर मैं ये जो z है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड लिखूँ इसका, तो z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर, यही होगा। अब एट रेजोनेंस हमको क्या पता है, एट रेजोनेंस ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, 0 होगा, तो मेरा z जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, r होगा। तो एट रेजोनेंस मेरा इम्पीडेंस जो होता है वो मेरा क्या होगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा। अगर मेरा इम्पीडेंस मिनिमम होता है तो ये मेरे को क्या बोलता है कि मेरा जो करंट इन द सर्किट होगा वो क्या होगा, करंट इज मैक्सिमम इन द सर्किट, ये होगा ना। अगर ये केस होता है तो अब बेसिकली मेरे को एक बात बताइए आप लोग कि मेरा I क्या होगा, जो मैं इसको क्या करता हूं, I0 से डिनोट करता हूं। I0 क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट रेजोनेंस। ठीक है, ये मेरा क्या है, I0 है। तो I0 को मैं बेसिकली किससे डिफाइन करूंगा, ये देखिए, ये मेरा V in है। ठीक है, V in बाई Z, तो Z एट रेजोनेंस क्या है मेरा, R है ना, तो R लिख दूंगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ I है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ I है, तो ये मैंने लिख दिया इसको, V in बाई R ऐसे लिख दिया मैंने इसको। कोई गलत लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अब मैं आपको क्या बोला, इसको हमें क्या करते हैं, बॉक्स में रख लेते हैं। अब मैं आपको क्या बोला, एट रेजोनेंस मैं क्या बोला कि ये हमारा ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू ओमेगा नॉट C। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए कि मेरा जो रिएक्टेंस है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव। अगर मैं ये वाले इक्वेशन को, ठीक है, ये वाले इक्वेशन को इधर लिखूं तो देखिए क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं इसको, देखिए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को लेके आता हूँ तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं क्या बोला, ये वाले को मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, ये ओमेगा नॉट L मेरा क्या है, रिएक्टिव इम्पीडेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव इम्पीडेंस XC होगा। अगर मैं दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई कर दूँ, I से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, IXL इज इक्वल टू IXC। बेसिकली I नहीं, I0 लिखता हूँ इसको, ठीक है, I0 लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा VL इज इक्वल टू VC होता है, कब, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, एकदम सिंपल। क्यों बोला एट रेजोनेंस, मैं क्या बोला कि रिएक्टिव सॉरी हमारा क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आया, ये मैंने लिख के रखा, देखिए ये एट रेजोनेट कंडीशन पे है। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ I0 से मल्टीप्लाई दिया, तो I0 इंटू XL क्या होता है मेरा, VL होगा, ठीक है, और I0 इंटू XC क्या होगा, VC होगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। यहाँ तक सब लोगों को आपको क्लियर है मेरे को लगता है। तो एक बार जब ये आ गया, अब मेरे को क्या पता है, देखिए VC मेरा क्या है, VC मेरा क्या है, VC है क्या मेरा, I0 इंटू XC है, ठीक है, I0 इंटू XC है। अब I0 मेरा क्या है, I0 V in बाई R है, तो VC इज इक्वल टू V in
बाई आर इंटू एक्सी, ठीक है, ये लिख दिया मैं। अब मैं एक्सी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्सएल से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? तो इसको मैं क्या लिखूँ, वी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ इसको, मैं नीचे लिखता हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ, वी सी इज इक्वल टू वी इन बाई आर। एक्सी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्सी को एक्सएल से रिप्लेस कर देता हूँ, एक्सएल, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, वी सी इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर, वी इन आ गया, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब ये जो होता है ये बेसिकली मेरा क्या है, एक्सएल बाई आर। एक्सएल बाई आर मेरा क्या है, देखिए एक्सएल बाई आर बेसिकली ये जो मेरा कॉइल है ना, ये कॉइल, ठीक है, ये इसका क्वालिटी फैक्टर है। ये जो कॉइल है इसका क्वालिटी फैक्टर ही बेसिकली मैंने लिख के रखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अभी मैं एक्सएल बाई आर लिखा हूँ, तो अब मैं अगर इसको चेंज करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, तो इसको अब मैं क्या लिखूँ, वी सी इज इक्वल टू क्यू वी इन, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि मैं क्वालिटी फैक्टर, देखिए मेरे को वी इन तो पता रहेगा, इनपुट वोल्टेज आपको पता रहेगा। मैं ये इक्वेशन को ना ऊपर लेके जाता हूँ, देखिए ये जो मैंने अभी डिराइव किया इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट देखिए क्या आया, वी सी इज इक्वल टू क्यू वी इन, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, मेरे को क्या मैं निकालना क्या चाह रहा था, क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस कॉइल निकालना चाह रहा था। तो अब बेसिकली मैं अगर किसी तरह वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट कर लूँ और मेरे को वी इन तो ऑलरेडी पता रहेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस कॉइल मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। वी कैन डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा वर्किंग प्रिंसिपल हो गया किसका, हमारा क्यू मीटर का, ठीक है। देखिए अब क्वालिटी फैक्टर जो रहता है ना, ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है, देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये जो भी सर्किट में हमारे रहते हैं ना, वहाँ पे हमको बेसिकली डिटरमाइन करना पड़ता है कि ये कितना अच्छा है सर्किट में, इसका स्टोरेज कैपेबिलिटी कितना अच्छा है। तो इसीलिए क्वालिटी फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, ठीक है। और एक जो है यहाँ पे क्यू मीटर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हम किससे ला सकते हैं, एक ऑसिलेटर से ला सकते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर के मदद से हम इसको ला सकते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। क्यों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको, क्योंकि हमको ये रेजोनेंस कंडीशन अचीव करना है, ठीक है। हमको ये ओमेगा नॉट जो है हमको ये एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तब जाके हम ये वीसी निकालेंगे, ठीक है। वो वीसी में वी इन जो रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी वीसी से अगर डिवाइड करेंगे वी इन को तो हमको क्या, क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स चाहिए टू अचीव दिस रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वो जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे सर्किट दिखाया था वो तो आइडियल केस है। अब हमारा जो प्रैक्टिकल सर्किट रहता है वो क्या रहता है, देखिए इस तरफ से रहता है कुछ। देखिए यहाँ पे वीसी के अक्रॉस में देखिए मैं एक वोल्ट मीटर लगा के रखा हूँ। ये जो वोल्ट मीटर का स्केल है ना, ये डायरेक्टली किसको कैलकुलेट करता है, क्यू फैक्टर को कैलकुलेट करता है इस कॉइल का, ठीक है। ये वाले कॉइल का क्यू फैक्टर ये वाला वोल्ट मीटर डायरेक्टली कैलकुलेट करता है, इसका स्केल हमने ऐसे ही कैलिब्रेट करके रखा है। अब देखिए पीछे वाला जो कंडीशन था ना, वहाँ पे ये जो मेरा ऑसिलेटर था ना, इसका रेंज मेनली किलोहर्ट्ज़ मिलीहर्ट्ज़ रीजन में होता है। तो वहाँ पे ये आरएस जो था ना, मतलब ये सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं था, ठीक है। सोर्स का रेजिस्टेंस जो था वो मेरा ज़ीरो था। आइडियल केस पकड़ा था हमने, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल में कुछ रेजिस्टेंस तो रहेगा ये ऑसिलेटर का। तो उस वजह से अगर मेरा क्वालिटी फैक्टर, देखिए जब ये आरएस नहीं रहेगा तो ये क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल क्या रहेगा,
उसको मैं क्यू ट्रू लिख लेता हूँ। तो क्यू ट्रू क्या रहेगा मेरा, ओमेगा नॉट एल बाई आर, ठीक है, ये रहेगा। अब जब मैं अगर ये आर एस को भी कंसीडर करता हूँ तो बेसिकली वो मेरा क्या वैल्यू है, क्यू मेजर्ड वैल्यू है ना, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर रहेगा वो तो ये वाले रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करेगा ना, इसके कारण जो क्यू फैक्टर में जो चेंजेस होंगे उसको भी वो लेगा कंसीडरेशन में, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या लिखूंगा इसको, ओमेगा नॉट एल बाई आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट क्या है, आर एस प्लस आर है, ठीक है, आर एस प्लस आर है। तो ये क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा नॉट एल आर एस प्लस आर, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब देखिए एरर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एरर मेरे को क्या पता होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। तो क्यू मेजर्ड माइनस क्यू ट्रू लिख दूंगा। तो क्यू मेजर्ड मेरा क्या है, ओमेगा नॉट एल आर एस प्लस आर माइनस ओमेगा नॉट एल बाई आर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आता है, आर एस प्लस आर आर ओमेगा नॉट एल आर माइनस ओमेगा नॉट एल आर एस माइनस ओमेगा नॉट एल आर, ठीक है, ये आ गया मेरा, कैंसिल हो जाएगा ये टर्म। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, माइनस ओमेगा नॉट एल बाई आर, ये आर एस जो है ना, ठीक है, ये आर को तो मैंने ओमेगा नॉट एल बाई आर के साथ रखा है और ये आर एस को ना मैं नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इनटू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/1 प्लस आर बाई आर एस, ठीक है, 1 प्लस आर बाई आर एस लिख दिया। तो देखिए अगर ये आर एस मेरा ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरा आर एस अगर टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो एक्सप्रेशन रहेगा आर बाई आर एस क्या होगा, आर बाई आर एस टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म रहेगा ये क्या रहेगा, 1/इन्फिनिटी रहेगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है मेरा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब एरर मेरा क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू मेजर्ड इज इक्वल टू क्यू ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे आइडियल केस में क्या होता है, आर एस इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे को देखिए एरर क्या मिला, ये मिला लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव वैल्यू मिला, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, मेरा एरर क्या आया, ये मेरा लेस देन ज़ीरो, और मेरा एरर क्या है, क्यू एम माइनस क्यू टी, ठीक है, ये लेस देन ज़ीरो। तो क्यू एम इज़ बेसिकली लेस देन क्यू टी है मेरा, ठीक है। तो मैं जो मेजर करूँगा ना जिस वैल्यू को यहाँ पे, वो मेरा बेसिकली क्या होगा, ट्रू वैल्यू से कम होगा। और यहाँ पे ही हमको ये चीज़ दिख रहा था, देखिए इसका डिनोमिनेटर में आर है, यहाँ पे एक आर एस ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जब ये आर एस डिनोमिनेटर में आ रहा है तो कुछ फैक्टर से ये कम ही ना होगा, हमारा क्यू मेजर्ड जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये एरर लेस देन ज़ीरो, इसका अगर नहीं भी पता होता तो भी हम इसको कर सकते थे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ क्यू मीटर हुआ। अब देखिए इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक जो है ना यहाँ पे, वो क्या है कि हमारा मेजरमेंट ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सी एक्स जो है ना, सी एक्स जो है ये मेरा क्या है, एक अननोन कैपेसिटर है, ठीक है, अननोन कैपेसिटर है। और सी जो है ना, ये सी, ठीक है, ये सी, ये मेरा वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। तो इतना हमने अभी नोट कर लिया। अब देखिए ये मेरा ऑसिलेटर है, ठीक है, ये ऑसिलेटर है। अब केस वन में क्या करेंगे हम, ये हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस कर रहे हैं, है ना। तो केस वन में क्या करेंगे, हम ये सी एक्स को ना सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, व्हेन सी एक्स इज कनेक्टेड। अब सी एक्स मेरा कनेक्टेड है, तो अब मैं क्या करूंगा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर, मेरा मतलब सॉरी, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा कि हम अब क्या करते हैं, ये जो C है मेरा वेरिएबल कैपेसिटर है, ये C को मैं वेरी करता हूं और C1 में लेके जाता हूं, ठीक है, टू गेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए मैं C1 को वेरी करता हूँ, और ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, इसको मैं पकड़ लेता हूँ F01, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये CX मेरा कनेक्टेड है सर्किट में, मैं क्या कर रहा हूँ C को अब वेरी करके C1 पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये C1 पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो सर्किट है वो रेजोनेंस पे आ जा रहा है। अब जब रेजोनेंस पे आ गया तो मेरे को वो फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगा ऑसिलेटर का, ठीक है। तो मैं वो फ्रीक्वेंसी को नोट कर लूँगा, और बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी 1 रहेगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो 1 रहेगा वो क्या रहेगा, एल सी इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट है, तो देखिए यहाँ पे मेरा सी क्या है, सी और सी एक्स जो है ये किस में है, मेरा पैरेलल में है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अंडर रूट एल सी C1 प्लस सी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा कैपेसिटेंस, ये जो C है इसका वैल्यू क्या है, C1 है ना। मैंने इसको ट्यून किया बेसिकली, ये जो अननोन वेरिएबल जो कैपेसिटर है इसको मैंने ट्यून किया, जिससे कि ये सर्किट जो है मेरा क्या हुआ, रेजोनेंस पे आ गया। मैंने वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब देखिए केस 2 में मैं क्या करूँगा, केस 2 में मैं क्या करता हूँ कि मैं ये CX को ना रिमूव कर दूंगा सर्किट से। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो CX है इसको मैं सर्किट से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सर्किट से मैंने इसको रिमूव कर दिया, CX इज रिमूव फ्रॉम सर्किट, ओके। तो मैंने क्या किया, CX को रिमूव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताइए, जब मैंने CX को हटा दिया यहाँ से, तो मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अगर ये मेरा सर्किट था, ठीक है, सपोज कीजिए मेरा ये सर्किट था, मैंने अब CX को हटा दिया, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी अब क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, ये फ्रीक्वेंसी अब अप हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस पे तो रहेगा नहीं ना, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो अब रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने CX को हटा दिया, तो अब ये फ्रीक्वेंसी ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा C का जो वैल्यू था ना, यहाँ पे जो C का वैल्यू पहले C1 पे दे रहा था, अब मैं इस C1 के वैल्यू को और इंक्रीज करूंगा, ठीक है। वी विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ C1 टू C2, ठीक है। मैं क्या किया, देखिए अच्छे से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या बोला, CX को अब केस 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, CX को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये सर्किट से देखिए मैंने CX को रिमूव कर दिया। अब जब मैं CX को रिमूव करूंगा तो ये फ्रीक्वेंसी अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो रहेगा नहीं, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सर्किट को फिर से ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए मैं C1 को इंक्रीज करूंगा। अगर मैं C1 को इंक्रीज करूंगा तो जो ऊपर चला गया था मेरा ये F01 जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, वो फिर से नीचे आने लगेगा। तो सपोज कर लेता हूं मैं नीचे लाने के बाद ये F02 है, बेसिकली F01 और F02 तो इक्वल होना है, और मेरा C1 जो है अब C2 है, जहाँ पे ये F02 बेसिकली दिस C1 जो है, C1 को मैं इंक्रीज करके C2 पे लेके जा रहा हूँ, इसलिए ताकि मेरा F01 जो है वो इक्वल टू F02 हो जाए, ठीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो F02 अब मेरा क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट LC2, ठीक है। ये C2 बेसिकली क्या है, मैंने ये वेरिएबल कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया, जिससे कि यहाँ पे जब केस 1 में जब मैंने CX को रिमूव किया, सॉरी केस 2 में जब मैंने CX को रिमूव किया, तो मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे फिर से आ पाऊँ, ये जो इनिशियल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था इस पर फिर से वापस आ सकूँ। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस को चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, C1 से C2 इंक्रीज कर रहा हूँ, जिससे कि मैं फिर से रेजोनेटिंग कंडीशन पे वापस आ सकूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट करूं, क्योंकि मैंने बताया F01 इक्वल टू F02, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 पाई अंडर रूट L C1 प्लस CX इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L C2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी हटा दूंगा तो L भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आया मेरा, C1 प्लस CX इज इक्वल टू C2 आ गया।
इसका मतलब मेरा क्या हुआ, Cx का जो वैल्यू है वो C2 माइनस C1, ठीक है, जो भी मेरा फैरेड होगा, पिको फैरेड होगा, जो भी यूनिट है उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा देखिए मतलब रिजल्ट है, ठीक है। क्यू मीटर में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, मैंने बहुत अच्छे से ये आपको एक्सप्लेन किया है। फिर से मैं एक बार ओरली आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए केस 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, केस 1 में मेरा Cx कनेक्टेड है, ठीक है। मैं Cx को कनेक्टेड रख के मैं C को वेरी करता हूँ, ठीक है, C को वेरी करता हूँ जिससे मेरा क्या हो, रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो जाए, ठीक है। जो रेजोनेंस कंडीशन जब अचीव हो गया तो मैंने वो फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया। अब मैं क्या किया, ये Cx को हटा दिया सर्किट से। अब देखिए ये इक्वेशन देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन से Cx को हटा देता हूँ तो अब एक दूसरा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा जो कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये F01 से ऊपर जाएगा जब मैं Cx को हटाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो C था ना, ये C1, ये तो बेसिकली इसी का एक वैल्यू है ना, वेरिएबल कैपेसिटर का वैल्यू है कि C1, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा वैल्यू ऑफ C चूज करता हूँ, ठीक है, जो कि है मेरा क्या, C2, जो कि ग्रेटर देन C1 है, जिससे कि मेरा ये दोनों फ्रीक्वेंसी अब सेम हो जाए। फिर से केस 2 में भी फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करूँ वो सेम हो जाए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आ जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो ये मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा रिजल्ट है, इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए हमारा जो कॉइल रहता है ना, जब ये लो फ्रीक्वेंसी पे रहता है ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। लेकिन जब ये हाई फ्रीक्वेंसी में जाता है ना, तो यहाँ पे एक मेरा क्या होता है, लीकी कैपेसिटर भी आ जाता है, एक लीकेज कैपेसिटर भी जनरेट होता है कॉइल के टर्मिनल के बीच में, ठीक है। जब हाई फ्रीक्वेंसी पे कॉइल ऑपरेट करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब हम ये क्यू मीटर से ना हम ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो CD है ना मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, ये जब मेरा ऑसिलेटर जो है ना, ऑसिलेटर जब किलोहर्ट्ज से मिलीहर्ट्ज रेंज में काम करना स्टार्ट कर जाता है ना, तो ये मतलब सिग्निफिकेंट एक फिगर रहता है, नेग्लिजिबल नहीं रहता है, ठीक है। DC में काम करते हैं तो नॉर्मल है, ये DC में ये CD रहता ही नहीं है। ये जो रहता है इसका जो हमारा क्या बोलते हैं इम्पीडेंस रहता है CD का, वो इनफाइनाइट रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, ये ओपन सर्किट रहता है, ये CD जो टर्मिनल है सिर्फ R और L विजिबल रहते हैं। लेकिन जब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना, तब ये क्या होता है, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर का मेरा XC क्या होता है, 1/ωc, ठीक है। तो DC सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरा, DC सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए XC क्या होता है मेरा, DC के लिए इनफाइनाइट होता है। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी काम करवा रहा हूँ तो ये ωc क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। जब ωc बड़ा नंबर होगा तो XC एक क्या होगा, एक छोटा वैल्यू होगा। छोटा वैल्यू जब होगा तो यहाँ पे ये सर्किट पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से भी मेरा कुछ करंट फ्लो होगा, इसीलिए XC अब सिग्निफिकेंट एक फिगर होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए केस 1 यहाँ पे भी मेरे दो केस बनेंगे, ठीक है। केस 1 मेरा क्या है कि हम जो है यहाँ पे भी मेरा C जो है ना, ये वेरिएबल कैपेसिटर है, मैं ये C को वेरी करके, ठीक है, बेसिकली मैं ये C को वेरी करता हूँ, C को वेरी करके मैं इसको C1 पे लेके आता हूँ, जिस कारण मेरा क्या होता है, एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मेरे को मिल जाता है, ठीक है। ये सर्किट के लिए मेरे को रेजोनेंस मिल जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मेरा जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको मैं F1 से डिनोट कर देता हूँ, सपोज कीजिए, ठीक है। अब मेरा F1 यहाँ पे बेसिकली क्या है, फिर से वही सेम 2π√LC इक्विवेलेंट। यहाँ पे मेरा C इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ द सर्किट मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सोर्स है इसको शॉर्ट कर दूंगा और ये R और L को ओपन कर दूंगा, ठीक है, निकाल लूँगा, ओपन कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ये जो C है
सी और सी डी क्या होगा, पैरेलल में आ जाएगा, सी और सी डी पैरेलल में आ जाएगा। सी का वैल्यू केस 1 में क्या है, C1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसीलिए 1/2 अंडर रूट एल C1 प्लस CD, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूँ। अब केस 2 में क्या करता हूँ, मेरा जो ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आया था ना F1, अब मैं क्या करता हूँ, F2 एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करता हूँ जो कि एक इंटीग्रल मल्टीपल हो F1 का, ठीक है। क्या बोला समझिए, देखिए मेरे को यहाँ पे एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल गया, ठीक है, मिल गया, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये सर्किट को ना डिस्टर्ब करता हूँ, यहाँ से डिस्टर्ब करता हूँ। मेरे को जो F1 मिला ना, अब मैं ये सर्किट को ऑपरेट करता हूँ एक दूसरे फ्रीक्वेंसी में, सच दैट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड इन अवर केस 1। समझे आप लोग, देखिए यही लिखा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से रेजोनेंस पे जाना की कोशिश करूँगा। नाउ वी अगेन want to go to resonance by varying C, ठीक है। हम C को फिर से वैरी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वैरी करके C2 पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या होता है, ये जब C2 होगा तब मेरा क्या होता है, रेजोनेंस मेरे को मिलता है। ये C2 रेजोनेंस मिलता है कब, ये वाले फ्रीक्वेंसी के लिए मैं रेजोनेंस लेके आता हूँ। मैंने C को इस तरीके से वैरी किया, ठीक है। मैं देखिए, मैंने ये फ्रीक्वेंसी को तो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए केस 2 में ये सर्किट को फिर से रेजोनेंस में लाता हूँ। अब मैं कैसे ला सकता हूँ, देखिए अगर मेरे को ये F2 को मेरे को अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बनाना है, ठीक है, देखिए ये F2 बेसिकली क्या है, F1 से ज़्यादा होगा। अगर मेरे को ये F1 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो ये C1 का वैल्यू है, C1 मतलब सॉरी, ये जो C का वैल्यू है मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। मैं अगर इस C के वैल्यू को C2 लेके आता हूँ सच दैट C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है, तो मेरे को ये क्या हुआ, मेरा ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हुआ ये F2। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, ये C को मैंने C2 पे लेके आया, तो मैं क्या लिखूँ, 2 अंडर रूट ऑफ L C2 प्लस CD, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होगा, और F2 का वैल्यू मैं क्या पुट कर देता हूँ, NF1 पुट कर देता हूँ। तो NF1 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैंसिल कर देता हूँ, है ना, L C1 प्लस CD डिवाइडेड बाई अंडर रूट L C2 प्लस CD, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये L L कैंसिल हो जाएगा, F1 कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर को भी रिमूव कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ मेरा, n स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस CD डिवाइडेड बाई C2 प्लस CD, ठीक है, ये आ गया मेरा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n स्क्वायर C2 प्लस n स्क्वायर CD इज इक्वल टू C1 प्लस CD। CD वाले टर्म्स को सब एक साइड लेके आता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, CD वाले टर्म्स को लेके आता हूँ, तो देखिए CD n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू C1 माइनस n स्क्वायर C2, ऐसे लिख दिया। तो देखिए मेरे को CD का वैल्यू क्या मिल गया, C1 माइनस n स्क्वायर C2 n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये मेरे को एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, C1 क्या है, C1 मेरा क्या है कि मैंने C1 मेरा क्या है, केस 1 का मेरा कैपेसिटेंस है, ठीक है। जब मैं इसको वैरी करके एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे लाता हूँ इस सर्किट को, तब का वैल्यू है मेरा C1। C2 मेरा कौन सा वैल्यू है, मैं C2 वो मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है जो कि एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड इन द केस 1 है, ठीक है। और ये n बेसिकली क्या है, ये फैक्टर जिससे मैं
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेज 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ स्टेज 2 में उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। जनरली ये n जो रहता है ना, ये मेरा 2 रहता है, ठीक है, मैं 2 टाइम्स लेता हूँ। केस 1 का जो केस 2 का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो जनरली मेरा क्या होता है, 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट केस, ओके, ये रहता है। तो ये मेरा क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, ठीक है। देखिए अब मैं एक चीज आप लोगों को बोलना यहाँ पे भूल गया। देखिए जब मैं यहाँ पे बता रहा था ना, तो एक चीज आप लोग नोट करेंगे कि एट रेजोनेंस, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एट रेजोनेंस क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल और क्यू फैक्टर ऑफ कैपेसिटर ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल क्या है मेरा, ओमेगा नॉट एल बाई आर, और क्यू फैक्टर ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, 1 बाई ओमेगा नॉट आर सी, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप इसको इक्वेट करके देखेंगे ना, तो मेरे को मिल जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी रेडियन पर सेकेंड। इस चीज को भी ध्यान देंगे, ठीक है। एट रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर, कॉइल नहीं लिखता हूं यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, इतना हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबको ये तो पता ही होगा कि मेरा जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो मेरा बैंडविड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा के टर्म्स में नहीं लिखता हूँ, एफ नॉट बाई बैंडविड्थ होता है ये, ठीक है। तो अगर मेरे को क्वालिटी फैक्टर में डिटरमाइन कर लेता हूँ और उससे अगर मैं एफ नॉट मतलब क्या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को मिल जाता है, तो मैं बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो क्यू मीटर है बेसिकली इसमें इतना ही है, ठीक है। अभी आप लोग बस इतना थ्योरी ले लीजिए, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं जो क्वेश्चंस है इसके प्रीवियस ईयर वो मैं लेके आऊँगा और सॉल्व करूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, ये वाले का, ये लेक्चर का अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, जिससे कि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी एक लेक्चर में मैं क्या करूँ, आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकता हूँ। आशा करता हूँ मैं आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बस इतना ही मैं बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।